रमेश एक किसान था जो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था। खेत में उगी सब्जियां बेचकर उसकी आमदनी भी अच्छी हो जाती थी, लेकिन इस साल भारी बारिश होने के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और उसका परिवार राशन पाने के लिए भी मोहताज हो गया। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ माँ, इतने दिन हो गए हमने ठीक से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना माँ। ठीक है बच्चों, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए भात बना देती हूँ। क्या माँ, आज फिर से सादा भात? कुछ सब्जी बनाओ ना, मेरी रोटी और सब्जी खाने का बहुत मन है। हाँ माँ, मुझे भी रोटी और सब्जी खानी है, रोज रोज ये सादा भात खाया नहीं जाता माँ। तुम चिंता मत करो बच्चों, बस आज ये भात खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी। इतना कहकर सरिता डब्बे में बचे हुए थोड़े से भात को ही नमक डालकर बना देती है और सब मान मारते हुए उसी भात को थोड़ा थोड़ा बांटकर खा लेते हैं। खाना खाकर दोनों बच्चे आराम से सो जाते हैं। तभी सरिता बेहद दुखी मन से रमेश से कहती है, अगर ऐसा ही रहा ना तो हम सब भूख से मर जाएंगे जी। ना तो हमारे पास बचत के लिए कुछ पैसे हैं और ना ही घर में खाने को अन्न का एक दाना है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू हमें। तुम चिंता मत करो सरिता, मैं कल ही शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। उम्मीद है कि मुझे कोई छोटा मोटा काम तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर रमेश और सरिता भी सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही रमेश काम की तलाश में शहर की ओर निकल जाता है और भगवान के आशीर्वाद से उसे कारखाने में काम भी मिल जाता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद होने के कारण मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। अगर आप कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप आने वाली तनख्वाह में से मेरे पैसे काट लीजिएगा। रमेश की बात सुनकर सेठ जी का मन पिघल जाता है और वो रमेश को कुछ पैसे एडवांस में दे देते हैं। अब शाम को रमेश एडवांस में पैसे मिले से घर वालों के लिए ताजी सब्जियां और घर का राशन खरीद कर ले जाता है। उसे देखकर ही वो तीनों फूले नहीं समाते और सरिता सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। उस खाने को खाकर बच्चों का मन भी बहुत खुश हो जाता है। वाह माँ, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट आलू मटर की सब्जी बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। हाँ माँ, ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम मेरे जन्मदिन पर भी आलू मटर की सब्जी बनाना। अपने बच्चों को खुश देखकर सरिता और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में अब उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से ठीक होने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे रातों रात उनकी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन काम से लौटते वक्त एक तेज स्पीड से आ रही गाड़ी ने रमेश को टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी कमर में गहरी चोट लग जाती है और फिर वो चलने फिरने में भी मोहताज हो जाता है। हे भगवान, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। इतने समय बाद अब सब कुछ ठीक हुआ तो हम पर फिर से ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तुझे ये तकलीफ देनी ही थी तो मुझे दे देता। अब मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगी। ये सब कहते हुए सरिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी चिंटू और पिंकी उसके पास आकर उसके आंसुओं को पोंछते हैं और उसे गले लगाते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कुछ काम करके घर चलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ये तेरी उम्र काम करने की नहीं, पढ़ने लिखने की है। तुम सब चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक घर मैं संभालूंगी। घर संभालने के लिए अब सरिता घरों घरों में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इस काम के बदले वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती, जिस कारण वो बहुत मुश्किल से घर का राशन और रमेश की दवाइयों का खर्चा निकालती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में चिंटू का जन्मदिन भी आ जाता है। वो सरिता से आलू मटर बनाने की जिद करता है। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ आलू मटर की सब्जी खानी है। अगर तुमने आज मेरे लिए आलू मटर नहीं बनाए तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा और ना तुमसे बात करूंगा। जब पिताजी काम करते थे तो वो मेरे लिए सब कुछ लेकर आते थे और तुम हो कि मेरे लिए एक सब्जी भी नहीं बना सकती। इतना कहकर चिंटू मायूस सा चेहरा लेकर वहां से दौड़ता हुआ जाता है। अपने बेटे को ये उदास देखकर सरिता का भी मन बेचैन हो जाता है। वो अपने बेटे के जन्मदिन पर उसकी पसंद की सब्जी भी नहीं ला पा रही है। फिर वो उदास मन से काम पर जाती है।
और काम से लौटते हुए से एक बूढ़ी महिला सड़क के किनारे बेहोश पड़ी हुई दिखती है। वो जल्दी उस महिला के पास जाती है और उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। तुरंत ही वो महिला होश में आ जाती है। काकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, इतनी तेज धूप है इसलिए गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अरे कोई नहीं काकी, यह तो इंसानियत का धर्म है। तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, ना तो मेरी कोई औलाद है और मेरे पति भी कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गए। रिश्तेदारों ने तो मेरी सारी जमीन ही हड़प ली। अब तो बस ये सड़क और भगवान का मंदिर ही मेरा घर है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो मुझे बस कुछ खिला दो, बड़ी भूख लगी है। काकी की बात सुनकर सरिता भावुक हो जाती है और वो अपने झोले से कुछ रोटियां और अचार निकाल कर काकी को दे देती है। और अचार और रोटियां खाकर काकी बहुत खुश होती हैं और सरिता से कहती हैं, अरे बेटा, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा मन बहुत दयालु है। मैं तो पूरे दिन यहाँ थोड़ी बहुत सब्जियां बेचती हूँ। ये लो, तुम कुछ मटर ले जाओ, सबको बना कर खिला देना, सब खुश हो जाएंगे। पर काकी, ये तो बहुत महंगी है। अरे मेरी बच्ची, ये समझ लो कि तुम्हारी माँ ने दी है। काकी से मटर लेकर सरिता बहुत खुश होती है और वो जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। चिंटू भी आलू मटर की सब्जी की तैयारी होते देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन सरिता जैसे ही थैली से मटर निकालकर छीनने लगती है, वैसे ही मटर उसके हाथ से उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अब सरिता दूसरी मटर को छीनने लगती है, वो भी उसके हाथ से उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे भला ये कैसी मटर है जो इतनी कोशिश करने के बाद भी छिलने का नाम नहीं ले रही? हम जादुई मटर हैं, ऐसे नहीं छिलेंगे। अरे माँ, ये देखो, मटर बोल रही है। सही कहा प्यारे चिंटू, हम जादुई मटर हैं और ये सब मटर मेरे भाई बहन हैं। तुम्हारी माँ ने उस बूढ़ी काकी की मदद की, इसलिए हम खुश होकर तुम्हारे घर आ गए। अरे वाह, क्या तुम सचमुच जादुई मटर हो? तो क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं प्यारी पिंकी। अब जादुई मटर अपने हाथों को हवा में घुमाती है और उनका पूरा कमरा बड़े ही सुंदर रंगों की रोशनी से भर जाता है। और तभी पिंकी का पुराना फ्रॉक एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक में बदल जाता है। ओह, अरे वाह, तुम सच में जादुई मटर हो? क्या तुम जादू से कुछ भी कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम जो भी चाहो। जादुई मटर, मेरी सब दोस्तों के पास बहुत अच्छे जूते हैं। एक मैं ही हूँ जो स्कूल में फटे हुए जूते पहनकर जाता हूँ। क्या तुम मुझे अच्छे वाले जूते लाकर दे सकती हो? क्यों नहीं प्यारे चिंटू, मैं अभी तुम्हारे लिए सबसे अच्छे जूते लेकर आती हूँ। अब जादुई मटर फिर से अपने हाथों को हवा में घुमाती है और पूरे कमरे में फिर से रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है और चिंटू के पैरों में उन फटे हुए जूतों की जगह बहुत ही सुंदर जूते आ जाते हैं। उन जूतों को देखकर चिंटू खुशी से उछलने लगता है। तभी सरिता जादुई मटर से कहती है, अरे जादुई मटर, तुमने अपने जादू से मेरे दोनों बच्चों का तो मन खुश कर दिया। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ये तुम्हारी अच्छाई का ही फल है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर देंगे। जादुई मटर, मुझे हर रोज मेरे पति की ऐसी परेशानी अब देखी नहीं जाती। क्या तुम उन्हें पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर सकती हो? क्यों नहीं प्यारी सरिता, तुम्हारी ये इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। इतना कहकर जादुई मटर रमेश के पास जाती है और रमेश के सर पर अपना हाथ रखती है और देखते ही देखते रमेश बिल्कुल ठीक होकर अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है। रमेश को ठीक देखकर सभी घर वाले बहुत ही खुश होते हैं और जादुई मटर का धन्यवाद करते हैं। तभी जादुई मटर उनसे कहती है, रमेश, हम जानते हैं कि तेज बारिश की वजह से तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। हम चाहते हैं कि तुम हमें अपने खेत में लेकर चलो।
जादुई मटर के कहने पर सभी लोग जादुई मटर को खेत की तरफ ले जाते हैं और जादुई मटर फिर से अपने हाथों को हवा में घुमाती है और पूरे खेत में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे रंग बिखर जाते हैं और खेत के अंदर आसमान से ताजे हरे मटर की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते पूरे खेत में बहुत ही सुंदर मटर की बुआई हो जाती है। तभी जादुई मटर उनसे कहती है, अब हमारे चलने का समय हो गया है। हमें अब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जाना होगा। तुम सब अपना ख्याल रखना और रमेश, अब तुम कभी भी किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि इस खेत में जो मटर उगेगी उन फसल कभी भी खत्म नहीं होगी। तुम्हें कभी किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, कभी किसी भी जरूरतमंद को मदद करने के लिए मना मत करना, हमेशा सबकी मदद करना। इतना कहकर जादुई मटर वहां से चली जाती है। सब लोग जैसे ही अपने घर जाते हैं तो उनका पुराना घर एक बहुत ही सुंदर और बड़े घर में बदल जाता है। वे सभी जादुई मटर का मनी मन बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दिन जब रमेश खेत में जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसका पूरा खेत बड़ी ही सुंदर मटर की बेलों से लहरा रहा था। रमेश उन मटर की बेलों को तोड़ता है और बाजार में बेचने निकल पड़ता है। उस जादुई मटर के कारण उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है और जादुई मटर के कारण उनका परिवार भी खुशहाली से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जो इंसान मुश्किल की परिस्थिति में किसी जरूरतमंद की मदद करता है, भगवान भी किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की मदद अवश्य करते हैं।